आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना इस वक्त देश के लिए, दुनिया के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है, लेकिन लगातार वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है और उम्मीद ये कि अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन मिल जाएगी और फिर धीरे धीरे सभी देशों तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन वैक्सीन के साथ साथ और भी तमाम बातें हैं जिनका ध्यान हमें कोरोना के दौरान रखना चाहिए और इसीलिए हम कह रहे हैं कोरोना से निपटने वाला ये शो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगले 1 घंटे रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो सकती है क्योंकि हाईकोर्ट ने पूछ लिया है दिल्ली सरकार से कि आखिर कोरोना से निपटने के इंतजाम क्या हैं। क्या लॉकडाउन लग सकता है, क्या वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है, इन तमाम बातों पर सरकार को जवाब देना है। इसके अलावा गुजरात एक ऐसा राज्य जहां पर लगातार बेकाबू हालात कोरोना से हो रहे हैं, लगातार जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उनके बाद कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी कि वैक्सीन का इंतजार तो चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अब जो महाराष्ट्र की सीमा है वहां दाखिल होने से पहले कोरोना टेस्ट दिखाना होगा। अगर नेगेटिव है रिपोर्ट तो ही आपकी एंट्री होगी, अदरवाइज आपको महाराष्ट्र की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के बाद सरकार सतर्क है, अटेंटिव मोड में है। नाइट कर्फ्यू पर 3 से 4 दिन में फैसला हो सकता है, ये लगातार सूत्र बता रहे हैं। हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार ने इस बात की जानकारी भी दी है। बीते 24 घंटे में 5475 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 91 लोगों की मौत हो गई है और अब तक कोरोना से 8811 लोगों की मौत राजधानी में हो चुकी है, जो कि हैरान करने वाला आंकड़ा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के बाद दिल्ली सरकार लगातार इस कोशिश में कि कैसे केसेस कम हो, कैसे कोरोना पर रोकथाम हो। ऐसे में नाइट कर्फ्यू क्या होना चाहिए, क्या जरूरत है, 3 से 4 दिन में इस पर फैसला अरविंद केजरीवाल की सरकार करने वाली है और हाईकोर्ट में जवाब भी इस सिलसिले में देना होगा। कोरोना से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है और इसी का जवाब दिल्ली सरकार को देना है। दरअसल कोर्ट का कहना यह है कि दूसरे शहरों की तरह ही रात या फिर हफ्ते के अंत में यानी कि वीकेंड में कर्फ्यू आखिर क्यों नहीं लगाया जा सकता। दिल्ली सरकार ने कहा है कि महामारी के मद्देनजर किसी भी तरह की कर्फ्यू को लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू का फैसला लिया जा सकता है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट में सही जानकारी नहीं देने पर फटकार भी लगाई है। साथ ही साथ दिल्ली में 28 अक्टूबर से अब तक कोरोना के 2364 मरीजों की मौत हुई है, जिस पर चिंता कोर्ट ने जाहिर की। इस दौरान हर दिन सामने आने वाले संक्रमण के मामले पहली बार 5000 के आंकड़े को पार कर गए और इसी आंकड़ों के आधार पर हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया कि आखिर क्या इंतजाम कोरोना से रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार कर रही है। अब सैचुरेशन लेवल पे पहुंचती जा रही है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि काफी दिनों के बाद, मतलब काफी दिनों पिछले 4 दिन के अंदर आज जो है दिल्ली के अंदर 9138 बेड खाली हैं और 1057 आईसीयू बेड खाली हैं, जो कि 4 दिन पहले 7844 7844 थे और जो आईसीयू बेड थे सिर्फ 515 थे। तो पिछले 4 दिन के अंदर हमने काफी सारे नए बेड बढ़ाए भी हैं और वैकेंसी भी दिल्ली के अंदर लगभग 50% से ज्यादा बेड अवेलेबल है। देखिए, वक्त वक्त पर दिल्ली सरकार के जरिए जानकारी दी गई है कि कोरोना की रोकथाम के लिए इंतजाम क्या कुछ है ये, लेकिन ये सभी इंतजाम नाकाफी फिलहाल मौजूदा वक्त में हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। मौजूदा स्थिति क्या है, अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं, ये आप जान लीजिए। कुल अब तक 5,45,787 केस सामने राजधानी में आए हैं, जबकि 8,720 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन चूंकि रिकवरी रेट बेहतर है हिंदुस्तान में, ऐसे में 4,98,780 लोग ऐसे हैं जो कि रिकवरी के बाद ठीक हो चुके हैं, घर लौट चुके हैं। लेकिन जो तेजी से बढ़ता हुआ संक्रमण के आंकड़े हैं, संक्रमण के प्रतिदिन के मामले हैं, वो दिल्ली सरकार की चिंताएं बढ़ाए हुए हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल बार बार ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम कोरोना के रोकथाम पर बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, देश में 93 लाख के पार हो गया है अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 43,082 मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 492 लोगों की मौत हो गई है। 492 लोगों की मौत, समझिए कि देश में यह आंकड़ा कैसे लगातार बढ़ रहा है। 93 लाख को यह आंकड़ा पार कर चुका है, 1 करोड़ छूने को है। और ऐसे में देश में बढ़ते संक्रमितों की संख्या, खासतौर पर देश की राजधानी में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, वो केंद्र सरकार के लिए, तमाम राज्य सरकारों के लिए चुनौती से कम नहीं है। और इसीलिए हाईकोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और
सरकार से सवाल पूछा है। अब नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन, इन तमाम बातों पर मंथन करने के बाद अलग अलग सरकारों को जवाब देना भी होगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं वो देश की राजधानी दिल्ली, साथ ही साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र सरकार इस पर चिंता तो है, लेकिन चिंता के साथ साथ क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर भी जवाब देना होगा। और साथ ही गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। अब ऐसे में क्या सरकारों के जरिए कदम उठाया जाएगा, कैसे कोरोना के केसेस पर कंट्रोल पाया जाएगा, क्या सरकार की तरफ से कहीं खामी रह गई, इन सभी बातों पर मंथन लगातार हो रहा है। देश में चूंकि 93 लाख को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, 1 करोड़ टच करने को है, जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द 1 करोड़ को यह आंकड़ा टच कर जाएगा। कोरोना को लेकर मौजूदा स्थिति क्या कहती है, क्या हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, क्या जवाब राज्य सरकारों की तरफ से दिया जाएगा, इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ दिल्ली से पुलकित नागर संवाददाता होंगे, मुंबई से अभिषेक शर्मा ताजा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, अहमदाबाद से अभिजीत भट्ट हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ मेरी सहयोगी शालिनी भारद्वाज भी होंगी, जो कि लगातार कोरोना पर नजदीक से रिसर्च भी कर रही है, स्टडी भी कर रही है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर जानकारी आशीष सिन्हा हम तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर रवि वानखेड़कर, पूर्व डायरेक्टर एम्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ सयाजी रथ भी हमारे साथ होंगे, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जो कि इम्यून सिस्टम को लेकर जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले पुलकित आपका ही रुख करते हुए, अब क्या कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से मौजूदा स्थिति नजर आ रही है, क्या लॉकडाउन को लेकर फैसला हो सकता है, कैसे कोरोना पर कंट्रोल होगा? देखिए, देश में कल पिछले 24 घंटों में 492 मौतें हुई हैं, जिसमें से करीब 20% यानी कि 91 मौतें सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में हुई है, और यही दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। अब कल का आंकड़ा अगर हम देखें तो वो थोड़ा घटा है, यानी कि जो मरने वाले लोगों की संख्या थी वो 100 से नीचे पहुंची है। जो पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा था, जो अभी थोड़े दिन पहले 6500 के आसपास पहुंच गया था, वो 5500 के पास पहुंचा है। दिल्ली सरकार इस समय में ये मान रही है कि आने वाले कुछ और दिन के अंदर ये आंकड़ा और नीचे आएगा और दिल्ली के हालात बेहतर होंगे। इसकी 2 वजह वो लगातार बता रही है। एक तो डोर टू डोर जो सर्वे किया गया उसके जरिए बता रही है, दूसरा जो टेस्ट की RT-PCR जो टेस्ट बढ़ाए गए हैं, यानी कि कल करीब 30,000 के आसपास RT-PCR टेस्ट हुए थे। आपको याद होगा कि जब गृह मंत्रालय के साथ बैठक हुई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अमित शाह की जो बैठक हुई थी, उसमें ये बात कही गई थी कि RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। तो दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है कि वो संख्या बढ़ाई गई, और अब कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैकिंग के जरिए लोगों से फैलने वाले संक्रमण को रोका जाए। और ये संक्रमण रोका कैसे जाएगा, यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात का भी हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता वहां से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फैसला तो हुआ है कि बॉर्डर पर ही टेस्टिंग होगी और उसके बाद एंट्री मिल पाएगी, लेकिन क्या इतना काफी रहेगा? बिल्कुल, देखिए उसकी शुरुआत 25 तारीख से हो भी गई है। 25 तारीख से लगातार जितने भी, चाहे हवाई मार्ग के जरिए आना हो या फिर रेल मार्ग के जरिए आना हो या फिर सड़क मार्ग के जरिए आना हो, सभी जगहों पर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन हाँ, सही कह रही है, बात तो सही आपका है कि 4 राज्यों पर पाबंदी लगाने से क्या पूरे देश में जो कोरोना फैला हुआ है, क्या मामला थम जाएगा? जाहिर सी बात है कि इसका जवाब ना में ही होगा, क्योंकि और जगहों से भी जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर पाबंदियां जरूरी है, उनके ऊपर भी कहीं देखरेख करनी पड़ेगी। अगर आप देखिए पूरे महाराष्ट्र की अगर बात कर ले, आपको आज के डेट में पूरे महाराष्ट्र में शुरू से लेकर अब तक 18 लाख से ऊपर के केसेस कोरोना पॉजिटिव के हो चुके हैं। उसमें एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 85,000 के ऊपर एक्टिव केसेज हैं और करीबन 46,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कल एक दिन के आंकड़ा की हम बात करें तो 6,000 के ऊपर पहुंच चुका आंकड़ा। पूरे महाराष्ट्र में 6,000 से अधिक लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और 65 लोगों की अकेले एक दिन में मौत हुई है। देखिए, यह आंकड़ा पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ता चला गया है। अगर हम कुछ हफ्तों की बात करें पिछले, तो 5,000 4,000 के आसपास डेली का आंकड़ा आ रहा था, लेकिन इन दिनों आंकड़ा लगातार बढ़ता गया है। जैसा कि लगातार कहा जा रहा है, सेकेंड वेव जो आ रही है उससे पहले जो खतरा लगातार आ चुका है, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र सरकार तमाम उपाय योजना जरूर कर रही है। जो देश में तमाम जो राज्य हैं जो कोरोना से ज्यादा पीड़ित हैं, यानी ज्यादा वहां पे केसेस मिल रहे हैं, इनका उपाय यही है कि ताकि वहां से जो लोग आए उन पे कम से कम स्क्रीनिंग की जाए, उनके टेस्ट किया जाए, ताकि अधिक संख्या में लोग संक्रमण से ना फैले। यह ध्यान रखा जा रहा है। अभी अभी एक बड़ा फैसला और लिया गया है रेलवे द्वारा, और कि जो ट्रेन में जो महिलाओं को अलाउ किया गया
गया है लोकल ट्रेनों में, उस ट्रेनों में बच्चों को लेकर भारी संख्या में महिलाएं जा रही हैं, उनको अब जाने की अनुमति नहीं होगी। आरपीएफ लगा रहेगा, जो बच्चों के साथ महिलाएं जाएंगी उनको उस प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन से वापस भेज दिया जाएगा। यह एक बड़ा फैसला भी लिया गया है और जाहिर सी बात जरूरी भी है, क्योंकि महिलाएं कई बार ऐसा हो रही है कि अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ वो ट्रेन में सफर कर छोटे बच्चों के साथ, यह एक बड़ा फैसला अभी भी लिया गया है। इस तरह के बड़े फैसले और भी लेने की जरूरत अभिषेक होगी। जो मौजूदा स्थिति कह रही है, थोड़ी सख्ती अभी लोगों को एडजस्ट करना चाहिए और लोगों को इस चीज में अपना योगदान देना भी चाहिए, तो क्योंकि जो भी फैसले इस वक्त हो रहे हैं, जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, वो हमारी और आपकी सभी की सुरक्षा के लिए हैं। बच्चों और बुजुर्गों को चूंकि सबसे ज्यादा खतरा है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला लिया है, जैसे अभिषेक बता भी रहे हैं। आशीष सिन्हा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने सरकारों से जवाब मांगा, क्या यह भी पॉसिबल हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन मिल भी जाए राज्य सरकारों को? देखिए रचना, दो अलग अलग अदालतों में कोरोना को लेकर सुनवाई चल रही है। आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली में जब हालात बदतर हो रहे हैं तो क्यों ना दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। तब दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वो उस पर विचार कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर तक का समय दिया है। 3 दिसंबर के पहले दिल्ली सरकार को ये तय करना है कि क्या दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए या नहीं। दूसरी सबसे अहम बात कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो बेहद अहम होनी है, क्योंकि 3 राज्य सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। पहला दिल्ली, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली के जो हालात हैं वो बेहद बदतर हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर क्या कदम उठाया है। तब सॉलिसिटर जनरल, जो केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता पियर हुए थे, उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक मीटिंग की गई है। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उन्होंने खुद मीटिंग की है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गुजरात में भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इन तीनों राज्य सरकारों को आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी कि कोरोना को रोकने के लिए इन लोगों ने क्या कदम उठाए हैं। क्योंकि कोरोना का अगर आप फिगर देखें तो 40% से ज्यादा जो नए मामले हैं वो इन्हीं 3 राज्यों से आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर सुनवाई है आशीष, आज इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो क्या कोई एडिशनल जो दिशा निर्देश है वो जारी करेगा। आशीष, किस वक्त सुनवाई है? देखिए 11 बजे के बाद ये सुनवाई होगी और सबसे पहले इन तीनों राज्य सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी। आप नजर बनाए रखिएगा आशीष, क्योंकि आपने 3 राज्यों का जिक्र किया। दिल्ली को लेकर आंकड़े हम दिखा चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़े भी लोगों के लिए जानने जरूरी है। महाराष्ट्र में आंकड़े क्या कहते हैं? 17,95,959 यहां पर अब तक कुल केसेस सामने आ चुके हैं। 46,748 लोगों की अब तक महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है, जबकि रिकवरी रेट बेहतर 16,63,723 लोग यहां पर रिकवर करके ठीक भी हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चिंताएं लगातार बनी हुई हैं और इन चिंताओं से बाहर निकलने के लिए ही लगातार राज्य सरकारों को कोशिश करनी होगी। जैसे आशीष बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को जवाब तीनों राज्य सरकारों के जरिए देना होगा। लेकिन इसी बीच मिल रही है बड़ी खबर गुजरात से, जहां पर लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं है, ये विजय रूपाणी ने कह दिया है। मुख्यमंत्री के जरिए जानकारी दी गई है कि लॉकडाउन को लेकर अभी कुछ फैसला नहीं ले रहे हैं। साप्ताहिक कर्फ्यू पर फैसला हो सकता है। जो साप्ताहिक कर्फ्यू है वो फिर भी लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। 4 शहरों में कुछ नई पाबंदियां लगा सकते हैं, यह भी विजय रूपाणी ने जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि केंद्र की नई गाइडलाइन के हिसाब से ही फैसला होगा। अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है तो उसके बाद आगे उसे फॉलो करने की तैयारी राज्य सरकार की होगी। लेकिन गुजरात में कोरोना मीटर क्या कहता है, यह आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों से सवाल पूछा है कोरोना को लेकर। आप जान लीजिए गुजरात के आंकड़े 2,01,949 केस अब तक सामने आ चुके हैं। 3,906 लोगों की जान यहां जा चुकी है, जबकि अब यहां पर 1,83,856 केस ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं। तेजी से रिकवरी रेट यहां पर सामने आ रहा है। और अभिजीत का हम रुक कर लेंगे। अभिजीत भट्ट, नाइट कर्फ्यू का ऐलान तो राज्य सरकारों के जरिए हो गया है, लेकिन क्या इतना काफी रहेगा? क्या कुछ और कदम उठाए जाने की जरूरत है? हालांकि आज राज्य सरकार को कोर्ट को जवाब देना भी होगा।
जी रत्ना, बता दूं तो जिस तरह से गुजरात में केसेस बढ़ रहे हैं, दिवाली के त्यौहार के बाद से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण 4 महानगरों में खास करके अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। और खास बात तो ये है कि अहमदाबाद में पिछले हफ्ते वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया था, दिन में भी कर्फ्यू था और रात में भी कर्फ्यू था, 57 घंटों का कर्फ्यू था। उसके बावजूद भी जो केसेस बाहर आ रहे हैं, पिछले 24 घंटों की बात करें तो गुजरात में 1560, यानी कि पिछले नवंबर महीने में पूरे ये चौथी या 5वीं बार 1500 से ऊपर केस आए और ये रिकॉर्ड ब्रेक है गुजरात के लिए कि 1560 केस आए। राज्य सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रिकॉशनरी एक्शंस बहुत सारे लिए हैं, राज्य सरकार भी बहुत सारे प्रिकॉशनरी एक्शंस ले रही है, फिर भी उसके बावजूद भी ये केसेस बढ़ रहे हैं, वो चिंता का विषय है सरकार के लिए। और सरकार ने भी जो शादी का मौसम चालू हुआ है दिवाली के त्यौहार के बाद, उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की है। उसमें साफ शब्दों में कहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की हाजिरी नहीं होनी चाहिए। फिर भी शादी के लिए जो अभी जो खबर आई है सुबह में कि गृह राज्य मंत्री जो है प्रदीप सिंह जाडेजा, उन्होंने बताया कि दिन में 4 महानगरों में जहां कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, वहां पे दिन में जहां शादी है वहां पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब दिन में ही शादी निपटाने की बात कही गई है। और रात में शादी आयोजित नहीं करने का भी आदेश दिया गया है। जी, साथ ही राज्य सरकारों की तरफ से कहा भी जा रहा है कि देखिए, जो भी नियम, कायदे, कानून हम बना रहे हैं, जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो कीजिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, इससे आपको ही सुविधा होगी, वरना लगातार संक्रमण बढ़ता रहेगा। हालांकि आज कोर्ट में क्या कुछ होगा इस पर भी निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि कैसे कोरोना की रोकथाम के लिए हम अपना सहयोग कर सकते हैं, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर रवि का पहले मैं रुख कर लूंगी। डॉक्टर रवि, वक्त अब ये आ गया है कि यहाँ पर वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, लेकिन क्या सिर्फ वैक्सीन का इंतजार हो? लोग जितने लापरवाह दिख रहे हैं, मास्क तक पहनना जरूरी नहीं समझ रहे, उसकी बहुत बड़ी वजह कि संक्रमण में तेजी आई है, सर्दी का मौसम है, प्रदूषण है। डेफिनेटली लोगों को ये समझना चाहिए कि अब सर्दी का मौसम भी आ गया, प्रदूषण भी आ गया, इसमें कोविड बढ़ भी सकता है। लेकिन एक चीज ये बता दूं, इवन जो वैक्सीन भी है उसके ऊपर भी हम लोगों को पूरा भरोसा इसलिए अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वैक्सीन को आने में, मास प्रोडक्शन होने में, हर व्यक्ति को लगने में, 2 डोज लगने के बाद 2, 3, 4 हफ्ते वेट करने के बाद इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इस चीज को थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक इनको एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है। अगर तब तक एहतियात नहीं बरतेंगे तो जिस तरह से कोरोना फैलता जा रहा है, जब यूरोप में लॉकडाउन लग गया तो हमारी कंट्री क्या, वो तो इतना साधन संपन्न देश है, उनके पास भी कोई विकल्प नहीं रहा तो उन्होंने सेकेंड लॉकडाउन लगाया, तो हम लोग भी लॉकडाउन में चले जाएंगे। और वैक्सीन में आपको एक चीज बता दूं, अगर आज भी हमारे हाथ में वैक्सीन आती है, ये नहीं है कि वो 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, वो तो भी हाथ में आई है, उसके बाद में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सब लोगों को लगेगी, उसको टाइम लगेगा, उसकी 2 डोजेस होंगी। 2 डोज के बाद में ऐसा नहीं कि एकदम जादू की तरह इम्यूनिटी आ जाएगी, 2 डोज के बाद भी थोड़ा सा पीरियड होगा, उसके बाद इम्यूनिटी आएगी। तो सिर्फ वैक्सीन के ऊपर अभी जब तक वैक्सीन नहीं आई है, जो एहतियात हमारे हाथ में है हमें उनको करनी है। और एक चीज और बता दूं, वैक्सीन आने के बाद भी हमारे को एहतियात करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गई है तो हम छोड़। डॉक्टर रवि मलिक बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आएगी तो कोई जादू हो जाएगा। 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचना, टीकाकरण होना, यह भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस रहेगा। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं होगी जिसके इंतजार में हम और आप बहुत लापरवाही इस वक्त दिखा रहे हैं कोरोना को लेकर। डॉक्टर रवि वानखेड़कर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार कोरोना केसेस की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स में या तो बेड फुल हो गए हैं या रिजर्व हैं या फिर वहां पर उतनी सुविधा है नहीं। जैसे डॉक्टर रवि मलिक भी कह रहे थे कि बाहरी देशों के मुकाबले हम तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बहुत पीछे हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही है जो जानलेवा स्थिति पर कोरोना पहुंच चुका है। लेकिन अब आज की सिचुएशन में करे तो करे क्या, वैक्सीन के इंतजार के अलावा? बिल्कुल सही, हमारे दोस्त डॉक्टर रवि मलिक ने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो वैक्सीन के ऊपर हाइप बनाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीन किस तरह का वैक्सीन, कैसे इफेक्टिव वैक्सीन होगा कि नहीं होगा, सब लोगों तक वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया करना ये बहुत मुश्किल है। और आज के तारीख में मेरी फिर से सब राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चीज का
आप पॉलिटिसाइजेशन ना करें, ना ही ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन करें। यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय से ही काम करना बहुत जरूरी है। ये कोर्ट अलग ऑर्डर देती है, हर जिले का जिला मैजिस्ट्रेट अलग ऑर्डर देता है, हर राज्य सरकारें अलग ऑर्डर देती है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है कि केंद्र की परवानगी के बिना कोई लॉकडाउन नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से ये अब तक के बात सामने आ गई है कि लॉकडाउन, ये जो सेकंड वेव का कोई आंसर है नहीं। लकीली जो पहला लॉकडाउन हुआ उसमें काफी सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट्स अपने हुए हैं, और इस इम्प्रूवमेंट्स को लेकिन कई बार अभी ये जरूर हो रहा है कि हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की तरफ से आप देखो तो उनमें फटीग आ रहा है। एक तरह से भाई जो होना है होने दो। ये जो डेलिकेट बैलेंस है लाइफ और लाइवलीहुड के दरमियान, जीव और उपजीविका के दरमियान जो बैलेंस है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अपने को रिस्ट्रिक्शन डालने पड़ेंगे। वही चीज अभी 9 महीने से हम लोग बोल रहे हैं मास्क पहनो, सेफ डिस्टेंस रखो, हाथ धो। ये इंफॉर्मेशन देने की जो बात है, इसको भी सुधार लाने की जरूरत है। यू हैव टू बी मोर इनोवेटिव। बिल्कुल। सरकार घर घर जाकर ऐसा नहीं करेगी, आपके हाथ नहीं धो देगी, आपके चेहरे पर मास्क नहीं लगा देगी। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारी देश के हर नागरिक को इस वक्त जरूरी है समझनी, तभी कोरोना से निपटा जा सकता है। सयाजी रथ, क्योंकि इम्यून सिस्टम को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, ऐसे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसे कोरोना को हरा देंगे। आपकी हमारे दर्शकों को क्या सलाह है? इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोरोना को मात देने में हम सक्षम होंगे क्या, और इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे करें? जो इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने की बात लेकर बार बार लोग इश्तिहार दे रहे हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उन पे यकीन ना करें। इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी खासी रखनी है तो इसके लिए अच्छा आहार चाहिए, अच्छा पोषण चाहिए, अच्छे विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है। सिवाय इसके कोई जादू की पुड़िया नहीं है जिसको खाने से आपकी कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे इश्तिहारों पर, ऐसे भ्रमों पर यकीन ना करें, और जो मास्क पहनने वाली बात है, जो शारीरिक दूरी रखने वाली बात है, उन पे ज्यादा जोर दें। हम में से जितने लोग हैं, तकरीबन हमारी सबकी इम्यूनिटी काफी ठीक ठाक है। उसको बढ़ावा देने से अड़चनियां बढ़ सकती हैं, ना कि सिर्फ कोरोना का सामना हो सकता है। तो इसलिए जब तक वैक्सीन आए, और जैसे कि मेरे साथियों ने कहा, वैक्सीन भी कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आते ही सब मसला ठीक हो जाएगा। वैक्सीन और एक संसाधन है जिसकी वजह से हम कोरोना के साथ निपट सकते हैं। और ये आपने बहुत बेहतर कहा, क्योंकि इंडिया में रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बेहतर है बाकी देशों के मुकाबले, और इंडियंस का इम्यून सिस्टम पहले से ही डेवलप होता है, पहले से ही स्ट्रांग होता है। ऐसे में लोगों के भ्रम फैलाने में ना आए, लोगों के बहकावे में ना आए। अगर तरह तरह की दवाइयां इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए मिल रही हैं तो ऐसा नहीं है। अपना खान पान, अपना आहार अच्छा रखिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी इसमें कारगर हो सकती है, और तब अपने इम्यून सिस्टम को आप बेहतर कर सकते हैं। शालिनी, चूंकि कोरोना के आने के बाद से ही मैंने आपको बहुत हाइजीन का ख्याल रखते हुए देखा है, हालांकि आप पहले भी बहुत साफ सफाई का ख्याल रखती रही हैं, लेकिन वैक्सीन इस वक्त सभी की जुबान पर है, सभी की चर्चा में है। वैक्सीन को लेकर कई सवाल भी हैं। वैक्सीन कब तक आ जाएगी, इसका प्राइस क्या होगा, क्या गरीब तबके के लोग ले पाएंगे, क्या बीपीएल से नीचे जो लोग हैं वो ले पाएंगे, कैसे इसका टीकाकरण होगा, क्या व्यवस्था रहने वाली है? जी बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्ट्रेटेजी होगी वो सरकार ने ऑलमोस्ट तैयार कर ली है। यानी कि किस तरह से होगा, कितने चरणों में होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक वैक्सीन यानी कि एस्ट्राजेनेका को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी। साथ में ये था कि इम्यूनिटी को लेकर जिस तरह के रिजल्ट भी आए थे कि एफिकेसी 90% है एस्ट्राजेनेका की, लेकिन ऐसा नहीं है, लगभग 60 से 70% है। लेकिन मैं एक बहुत मुख्य बात बताना चाहूंगी
चाहूंगी रचना, वो ये है कि कुछ भी कर लो, वैक्सीन आ जाए, लेकिन अगर वैक्सीन आने के बावजूद वायरस म्यूटेट हो जाता है तो फिर क्या होगा? यानी कि हमारे पास उस वक्त कोई वैक्सीन नहीं होगी। ऐसे में खुद का ख्याल रखना होगा, हमें जागरूकता फैलानी होगी और खुद को भी जागरूक रखना होगा। ये बेहद जरूरी है। जहां तक कि डिस्ट्रीब्यूशन और हर तरीके की स्ट्रेटेजी की बात है, सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। एक ऐप भी लेकर आई है, कोविन ऐप है, और जो पहले से ही ऐप था जो कि इम्यूनाइजेशन के लिए पहले से इस्तेमाल किया जाता था, वो है इविन ऐप। इन दोनों को जोड़ा गया है और इसमें बताया जाएगी कि अस्पताल से लेके एक छोटे जिले तक जो है वैक्सीन कहां तक पहुंची है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है और साथ में उसका प्राइस क्या है। अभी तक फंडिंग को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है अगर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यानी कि जिसका टाइम लगातार आपको बता रहे हैं कि कोरोना से कैसे रोकथाम हो सकती है, आपका और हमारा योगदान कैसे जरूरी है और कैसे कोरोना से निपटा जा सकता है। वैक्सीन का इंतजार जरूर है, लेकिन सिर्फ सरकार की गाइडलाइंस पर भरोसा पूरी तरह से करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सरकार गाइडलाइंस बना सकती है, फॉलो आपको और हमें करनी है। योगदान आपका जरूरी, मास्क बेहद जरूरी, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। लेकिन चूंकि लगातार कोरोना खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन सी वो 3 तारीखें हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा डराया और जब सबसे ज्यादा ये आंकड़े बढ़े। 18, 19, 20, 21 और 22, ये लगातार डेट वाइज हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, कैसे ये मामले घटते चले गए और कैसे बढ़ते चले गए। 18 नवंबर जब 4,42,000 ये आंकड़ा पहुंचा हुआ था और उसके बाद 19 नवंबर यहां पर 4,43,000 ये आंकड़ा पहुंच गया। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता चला गया और 20 नवंबर का ये आंकड़ा आप समझिए 4,39,000। हालांकि घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, और जैसे कि पुलकित बता रहे थे कि आज के आंकड़े घटे हुए हैं। और उसके बाद 21 नवंबर आ जाइए, 4,40,000 ये आंकड़ा पहुंचा और फिर 22 नवंबर जब 4,43,000 ये आंकड़ा पहुंचा। लेकिन 3 बार नवंबर में ये वो डेट रही जब लगातार तेजी से आंकड़े बढ़े हैं और इन आंकड़ों ने देश भर को चिंता में डाल दिया है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और फिर राज्य सरकारों से जवाब मांग लिया। लेकिन इस बीच मिल रही है बड़ी खबर, कल पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैक्सीन के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी लेंगे और जैसे कि शालिनी अपडेट दे भी रही थी कि सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है। सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड पर काम हो रहा है। कोविशील्ड जो कि कोरोना वैक्सीन है और इसी को लेकर लगातार ट्रायल का फेज चल रहा है। भारत में मार्च तक वैक्सीन आने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे अब कोई बढ़े नहीं, इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़ न हो। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वैक्सीन पर अच्छी खबरें आई, पीएम मोदी ने देर नहीं लगाई, वो तुरंत अपने मिशन वैक्सीन पर जुट गए। मुख्यमंत्रियों से बात कर ली, एक्शन प्लान तैयार कर लिया। एक एक तक वैक्सीन पहुंचाना है, ये पीएम मोदी का नेशनल कमिटमेंट है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, इसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। ये एक दिन का काम नहीं है, ये मिशन इम्पॉसिबल जैसा है। 135 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचानी है, इसके लिए अभी से मजबूत सिस्टम चाहिए। वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज बनाने होंगे। एक एक राज्य को ब्लॉक लेवल में टास्क फोर्स बनानी होगी। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी करना शुरू कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहाँ से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा।
और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी और एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल पर हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठक हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा। पीएम मोदी के दिमाग में वैक्सीन बांटने की पूरी पिक्चर क्लियर है। पीएम ने राज्यों का एक्शन प्लान भी मांगा है। कोरोना से लड़ने के बीच ही इसकी तैयारी जल्द से जल्द करनी है। वैक्सीन पर देश भर की निगाहें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। वैक्सीन का क्या ट्रायल चल रहा है, कब तक वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, सीरम इंस्टीट्यूट इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने भी वाले हैं। हमारे साथ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है, साथ ही अलग अलग जगह से हमारे अलग अलग संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, लॉकडाउन को लेकर, नाइट कर्फ्यू को लेकर बहुत चर्चा इन दिनों हो रही है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, साप्ताहिक बाजार बंद करने पर विचार हो रहा है। लेकिन आज इस मौजूदा स्थिति में क्या लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू काम करेगा? देखिए, आपके परत दर परत सवाल का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले तो नाइट कर्फ्यू कितना काम करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नाइट में वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग पूरी होती है, लोग बड़े कम होते हैं, तो वो कितना मदद करेगा मालूम नहीं। लेकिन डे में जो इतना ज्यादा जमावड़ा हो रहा है, अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे तो हमारे को डे के अंदर जो है कर्फ्यू का बारे में डे के अंदर लोकलाइज लॉकडाउन के बारे में, स्पेशली जिन सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा कोरोना आ रहा है उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता, लोग हर वक्त सरकार का मुंह क्यों देखते हैं। हाँ। लॉकडाउन लगाएगी, रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, ये लगाएगी। आप अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन रखिए ना। मजाला कोरोना आपके पास आ जाए, आप 2 गज की दूरी रखिए, मास्क हमेशा पहन के रखिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, हैंड हाइजीन बना के रखिए। मजाल ही नहीं है कि कोरोना आएगा। हर सरकार हर वक्त पेनल्टी लगा के, इंस्पेक्टर्स लगा के, लॉकडाउन लगा के, ये तो एक तरह के इमरजेंसी मेजर्स हैं जो कि तभी लेने चाहिए जब बहुत ज्यादा स्थिति हाथ से बिगड़ जाए। लेकिन जब तक स्थिति हाथ से इतनी नहीं बिगड़ती है तब तक लोग वैक्सीन की वेट कर रहे हैं। अरे भैया, वैक्सीन है तो सही आपके पास मास्क है, आपके पास हैंड हाइजीन है, आपके पास सोशल डिस्टेंसिंग है, आपके पास हर चीज तो अवेलेबल है। आप उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए और केसेस को कंट्रोल में लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये है, जैसा मैंने पहले भी कहा, वैक्सीन पे बहुत डिपेंड करके, सरकार पे बहुत डिपेंड करके कहीं ना कहीं हम अपनी अकाउंटेबिलिटी भूले जा रहे हैं। हाँ। हम अपना पर्सनल दायित्व, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इस बीमारी को बचाने के लिए पर्सनल दायित्व है, हम अपना पर्सनल दायित्व तो भूल जाते हैं। कभी वैक्सीन की तरफ देखते हैं, कभी सरकार की तरफ देखते हैं, कभी लॉकडाउन की तरफ देखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें एक अपना पर्सनल दायित्व समझना चाहिए। सबसे बड़ी जवाबदेही हमारे खुद के लिए, हमारी खुद की होगी। हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम छोटा सा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, छोटा सा मास्क अपने चेहरे पर नहीं लगा सकते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकते, तो फिर सरकार से सवाल पूछने का हक हमारा बनता नहीं है। शालिनी, वैक्सीन का इंतजार चूंकि पूरा देश नहीं, दुनिया ही कर रही है, मुझे बताइएगा जो आपकी स्टडी है क्या कहती है, वैक्सीन के बाद कितने वक्त के लिए इंसान सेफ सिक्योर खुद को समझे, हालांकि एहतियात तब भी रखना होगा। जी बिल्कुल, एहतियात तो रखना होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जो एस्ट्राजेनेका की यानी कि सीरम ग्रुप की जो वैक्सीन है वो लगभग मार्च तक आ जाएगी। हालांकि कल ये इस बात की घोषणा हुई है, एस्ट्राजेनेका के जो सीईओ हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि दोबारा से ग्लोबल ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद जो है उसकी एफिकेसी बताई जाएगी। हालांकि ये कम लोगों पर होगा क्योंकि एफिकेसी पहले से ही 60 से लगभग 70% तक बता दी जा चुकी है। ऐसे में मार्च तक वैक्सीन आ जाएगी और लगभग इसका कितना असर रहेगा, लगभग
लगभग 1 साल तक का असर लगेगा, लेकिन अच्छा, इस बीच अच्छा। अगर वायरस म्यूटेट हो हाँ, जाता है हाँ। तो एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन यानी जैसे कि पहले भी कहा, तमाम डॉक्टर्स ने भी कहा कि वैक्सीन अगर टीकाकरण हो भी जाए, वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद भी एहतियात आपको और हमें खुद से रखना होगा। अपनी सुरक्षा हमारे खुद के हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर रवि मलिक, शालिनी भारद्वाज आपका, अभिषेक शर्मा और अभिजीत भट्ट, पुलकित नागर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आशीष सिन्हा हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।